ये है ऑस्ट्रेलिया, जो पिछले 150 सालों से एक बेहद ही डेंजरस वॉर लड़ रहा है। एक ऐसी वॉर जो ना किसी पॉलिटिकल पावर के खिलाफ है और ना ही किसी देश के खिलाफ, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया को इससे अभी तक बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। और फिर भी ये जंग एक ऐसी पावर के खिलाफ लड़ी जा रही है जो बिना एडवांस्ड वेपन, मिलिट्री और स्ट्रैटेजी के भी इन पर भारी पड़ रही है। 7.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स में फैले इस देश की आबादी वैसे तो करोड़ों में है, लेकिन जिस पावर ने यहाँ आतंक फैलाकर रखा है वो है ये छोटे छोटे निहत्थे रैबिट्स। जी हाँ, ऐसे रैबिट्स जिनका कंट्रोल आज भी ऑस्ट्रेलिया में वहां की सरकार से ज्यादा है। कई लीडर्स आए और गए, लेकिन इनकी लेगेसी को वो पूरी तरह मिटाने में नाकामयाब ही रहे हैं। और केवल रैबिट्स ही नहीं, बल्कि इससे पहले एमू, फ्रॉग्स के साथ भी इनके मिलिट्री ने कई जंग लड़ी, लेकिन टैंक से लेकर एडवांस वेपन लगाने के बाद भी इन्हें हर बार हार ही मिली। ऐसे में सवाल आता है कि आखिरकार ये देश बार बार कैसे इन बेजुबान जानवरों से हार चाहता है। रैबिट्स, एमू और फ्रॉग, इन्होंने ऐसा भी क्या किया है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट भी इनके पीछे पड़ी है। आखिर कब तक ऑस्ट्रेलिया ये जंग लड़ने वाला है? और सबसे डेवलप देश होने के बाद भी क्यों ऑस्ट्रेलिया ने दुश्मनी केवल जानवरों से पाली हुई है? इन सभी सवालों के जवाब हम आज की इस वीडियो में आपको देंगे। देखिए, कभी उन्हें जमीन से रोकने की कोशिश हुई तो कभी आसमान से उन पर जहर का छिड़काव किया गया, कभी उन पर गोलियां बरसाई गईं, तो कभी उनसे लड़ने के लिए टैंक्स तक मंगवा दिए गए। लेकिन जितना उन्हें इंसानों से दूर खदेड़ने की कोशिश की गई, उतनी ही तेजी से वो अपनी आबादी बढ़ाते चले गए। उनके घर टूटे, कई खूनी कैंपेन्स चलाए गए और यहाँ तक भी उनमें इंजेक्ट किया गया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। ये कहानी है ऑस्ट्रेलिया में आज भी शान से पनप रहे रैबिट्स, फ्रॉग्स, एमू और यहाँ तक कि कई सारे जानवरों की जो कभी यहाँ के नेटिव थे भी नहीं, लेकिन जब ये इस कॉन्टिनेंट पर आए तो ऐसे फैल गए कि इनकी सल्तनत को मिटाना नामुमकिन सा हो गया। दरअसल ऑस्ट्रेलिया और इन जानवरों की दुश्मनी को शुरू से अगर शुरू करें तो ये कहानी आज की नहीं बल्कि 150 साल पुरानी है। और ये सब उस एक आदमी की गलती का नतीजा है जिसका खामियाजा ऑस्ट्रेलिया आज भी भुगत रहा है। ये आदमी था थॉमस ऑस्टिन, एक अंग्रेजी स्पोर्ट्समैन जिन्होंने 1850s में ऑस्ट्रेलिया में कदम रखा था। जब उन्हें ये जगह तो खूब पसंद आई, लेकिन बस यहाँ पर एक कमी थी और वो थे रैबिट्स। दरअसल ऑस्टिन शिकार के बहुत ज्यादा शौकीन थे और इस खेल में उन्हें सबसे ज्यादा मजा रैबिट्स को हंट करते हुए ही आता था। उधर यूरोप में तो रैबिट्स उन्हें आसानी से मिल जाते थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की ज्योग्राफी कुछ ऐसी थी कि यहाँ के हैबिटेट में रैबिट्स थे ही नहीं। यहाँ पाए जाने वाले एनिमल्स यूरोप से काफी डिफरेंट थे। अब अपने शौक को पूरा करने के लिए ऑस्टिन ने सोचा कि क्यों ना ऑस्ट्रेलिया में ही रैबिट्स लाए जाएं। आखिरकार 1859 की क्रिसमस ईव को इंग्लैंड से ऑस्टिन के लिए तोहफा आया। ये तोहफा था 24 अलग अलग रैबिट स्पीसीज का, जिन्हें इनके इंग्लैंड के रिश्तेदारों ने भेजा था। ऑस्टिन ने इन 24 वाइल्ड रैबिट्स को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर ही छोड़ दिया। दरअसल उनके पास एक बड़ा स्टेट था जहां इन रैबिट्स ने अपना पहला घर बनाया। इनके आने से ऑस्टिन और इनके पास के लोग बहुत खुश हुए, क्योंकि अब वो रैबिट्स को हंट कर सकते थे। और शुरुआत में उन्होंने ऐसा किया भी, और 1 से 2 ही साल के अंदर अंदर वो दिन के 100 में से 1000 रैबिट्स हंट करते थे। और इस स्पोर्ट्स में सबको मजा आता था। खासकर ऑस्टिन ने तो 3 घंटों में 1000 रैबिट्स तक शूट करने का रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन कमाल की बात थी कि रैबिट्स इससे खत्म ही नहीं होते थे। आलम तो ये था कि ऑस्टिन के ऑस्ट्रेलिया में रैबिट मंगाने का 3 साल के अंदर ही उनकी प्रॉपर्टी पर 14,000 से भी ज्यादा रैबिट्स हंट किए जा चुके थे। खुद ऑस्टिन तो इन्हें मारते ही थे, साथ ही लोग भी इनके स्टेट पर आते थे और रैबिट्स को मारते थे। कुछ टाइम बाद तो रैबिट्स को मारना एक स्पोर्ट्स तक बना दिया गया था, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने ये बात भी नोटिस की कि इतने खरगोश मारने के बाद भी इनकी आबादी ज्यादा ही लगती थी। नॉर्मली इतनी तेजी से किसी भी जानवर को मारेंगे तो उसकी आबादी खत्म हो जाएगी, लेकिन रैबिट्स के केस में तो उल्टा ही था। इनकी पॉपुलेशन उल्टा बढ़ती ही जा रही थी, और वो भी बहुत तेजी से। जब तक ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे तब तक तो लोगों ने इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढा। लेकिन महज 60 सालों में जब रैबिट्स की आबादी 10 बिलियन तक पहुंच गई तो इनकी एग्जिस्टेंस ऑस्ट्रेलिया के लिए सरदर्द बनने लगी। जहां अब तक ये केवल ऑस्ट्रेलिया के केवल एक ही हिस्से तक रेस्ट्रिक्टेड थे, वहीं धीरे धीरे अब ये पूरे देश में फैलने लगे। मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया में जब इनके चलते लोगों की फसलें खराब होने लगी तो भारी संख्या में अब लोग इन्हें मारने के लिए दौड़ने लगे। अब तक जहां लोग खुद खरगोश को मारने के पैसे देते थे, वहीं इसके उल्टा तंग आकर सरकार ने अब लोगों को खरगोश को मारने के पैसे देना शुरू कर दिया। मास लेवल पर हंटर्स को इसलिए हायर किया जाता ताकि ज्यादा से ज्यादा रैबिट्स का सफाया हो सके,
क्योंकि न केवल ये तबाही मचा रहे थे बल्कि ऑस्ट्रेलिया में सॉइल एरोजन के लिए भी यही जिम्मेदार थे। इससे भी ज्यादा फिक्र की बात ये थी कि ऑस्ट्रेलिया में खरगोश की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही थी और विशेषज्ञों का मानना था कि जल्द ही इसका सॉल्यूशन नहीं खोजा गया तो सभी इंसानों को हमेशा हमेशा के लिए ये महाद्वीप छोड़ना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर खरगोश इतनी तेजी से बढ़े कैसे और क्या रीजन था कि इन्हें खत्म करना मुश्किल हो रहा था। दरअसल प्रॉब्लम ये थी कि रैबिट्स इस हैबिटेट के थे ही नहीं, इसलिए जब इन्हें यूरोप से निकालकर ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया गया तो इस जानवर को खत्म करने के लिए कोई नेचुरल प्रीडेटर यानी शिकारी नहीं था। ऊपर से ब्रीड करने के लिए जो परफेक्ट कंडीशंस रैबिट्स को चाहिए होती थी वो पूरे साल यहाँ रहती थी। ऐसे में पूरे साल ब्रीडिंग करके अपनी तादाद बढ़ाने में इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। इसी का नतीजा ये था कि हर साल 80 मील इलाके को अपने अंडर में लेकर हर प्रांत, हर स्टेट, हर कोने तक ये पहुंच गए थे। यहाँ तो कि कुछ इलाकों में तो बॉर्डर पर फेंस भी लगाई गई थी और जहरीली गोलियां भी फेंकी गई थी, लेकिन कोई तरीका कारगर साबित नहीं हो रहा था। ये खरगोश गड्ढे खोदकर जमीन में रहते थे, इसलिए किसानों को इनके घर डिस्ट्रॉय करने के भी आदेश दिए गए, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि खरगोश के ग्रुप्स ने उन पर हमला करने की कोशिश की। अब क्योंकि ये वाइल्ड रैबिट्स थे तो जब इन्हें खाना नहीं मिल पाता था तो ये चिड़चिड़े हो जाते थे और हमला करने में देर नहीं करते थे। तभी ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कड़ा फैसला लेते हुए कुछ वाइल्ड रैबिट्स को पकड़ा और उनके शरीर में माइक्स मेटोसिन नाम के वायरस को इंजेक्ट कर दिया और उन्हें जंगल में छोड़ दिया। ये वायरस रैबिट को ऐसे डिजीज को देता था जिससे तड़प कर उनकी मौत हो जाती थी। जाहिर था इसने अपना काम तो किया, लेकिन ग्लोबली दूसरी सुपर पावर्स को ऑस्ट्रेलिया के इस कदम का पता चला तो उनके इस एक्शन को बुरी तरह क्रिटिसाइज किया गया। ऑस्ट्रेलिया दुनिया भर में पहला देश था जिसने जानवरों को मारने के लिए स्पेशली वायरस बनाया था और जानबूझकर उससे जीवों में फैलाया था। दुनिया के बाकी देशों को भी ये बिल्कुल हजम नहीं हुआ था। ग्लोबल लेवल पर इस देश की थू-थू भी हुई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कई सालों तक रैबिट्स में वायरस इंजेक्ट करता रहा और उन्हें मारता रहा। एक वक्त तो ऐसा आया कि खरगोश की पॉपुलेशन 1 बिलियन तक पहुंच गई थी, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि धीरे धीरे खरगोशों ने इस वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी बिल्ड की और फिर इसका भी उन पर कोई असर होना बंद हो गया। इसे ही देखकर वहां के वैज्ञानिकों ने लैब में एक और वायरस बनाने की कोशिश की और 80 के दशक में वो इसमें भी कामयाब हो गए। इसके तहत ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने RHDV यानी रैबिट हेमोरेजिक डिजीज वायरस बनाया जो राइबोन्यूक्लिक एसिड से बना हुआ था, और जब रैबिट इस वायरस के कांटेक्ट में आते तो तुरंत संक्रमित हो जाते और महज 48 घंटों में उनकी मौत हो जाती। इस तरह साल 1996 आते आते इस वायरस ने ऑस्ट्रेलिया में 96% तक रैबिट की मौत कर दी थी। लेकिन ये प्रॉब्लम आज भी एग्जिस्ट करती है और इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कई वेरिएंट ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट बना चुकी है, क्योंकि कुछ टाइम बाद ये उस वायरस से भी इम्यून हो जाते हैं। इसलिए ये कभी ना खत्म होने वाली ऐसी लड़ाई है जो आज भी जारी है। और ये केवल एक जानवर नहीं है जिसने ऑस्ट्रेलिया की सरकार की नींद उड़ाई है, बल्कि साल 1935 के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि उस दौर में ऑस्ट्रेलिया पेस्ट यानी के कीटों से बहुत परेशान थे। दरअसल ये कीट ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर उनके गन्नों की फसलों को बुरी तरह खराब कर रहे थे। इनसे बचने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने सोचा क्यों ना दक्षिण अमेरिका का रुख किया जाए और कीटों को खाने वाले जीवों को इंट्रोड्यूस किया जाए। इनकी ये तलाश जाकर खत्म हुई अमेरिकन मेंढकों पर, जो तब साउथ अमेरिका में भी पेस्ट को खाते थे। बस इसी विचार से उन्होंने मेंढकों को भी अपने इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस कर दिया और शुरुआत में लगभग 102 टॉड्स को एनवायरनमेंट में छोड़ दिया। लेकिन जब कुछ वक्त बाद भी कुछ इम्पैक्ट नहीं आया तो ऑस्ट्रेलियन फार्मर्स को एहसास हुआ कि उनसे गलती हो गई है, क्योंकि पेस्ट तो गन्ने के ऊपर बैठे होते थे जबकि मेंढक तो जमीन पर चलने वाले जीव थे। उनका जाहिर था कि पेस्ट तक पहुंचना या उन्हें खाना पॉसिबल ही नहीं था। अब जब तक वो अपनी गलती सुधारते तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि ये मेंढक अब चारों ओर फैल चुके थे और इनके बारे में ऑस्ट्रेलियन फार्मर्स जो एक चीज समझने में फेल रही थी वो ये कि ये जीव साल भर ब्रीड कर सकते थे और यहाँ का क्लाइमेट भी उनकी ब्रीडिंग के लिए परफेक्ट था। ये एक बार में कम से कम 30,000 से भी ज्यादा अंडे दे सकते थे और ऊपर से इन्हें खाने के लिए ऑस्ट्रेलिया में कोई नेचुरल प्रीडेटर भी नहीं था। मतलब एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया उस प्रॉब्लम में था जहां से वापस निकल पाना आसान नहीं था।
इसलिए उन्होंने फ्रॉग्स को रिप्रोड्यूस करने दिया और इसी का रिजल्ट ये था कि आने वाले दशकों में ये बढ़कर 200 मिलियन हो गए थे। एक तरफ जहां सबसे पहले क्वींसलैंड में इंट्रोड्यूस किया गया था, वहीं जब ये तादाद में बढ़ते गए तो साउथ वेल्स तक पहुंच गए। अब क्योंकि ये 60 माइल्स की रफ्तार से यात्रा कर सकते थे, इसलिए आखिरकार ऑस्ट्रेलिया में कोई भी कोना नहीं बचा जहां इनकी तादाद नहीं थी। ये हालांकि इंसानों के लिए कोई खतरा नहीं थे, इसलिए इनकी पॉपुलेशन को यूं ही बढ़ने दिया। हालांकि इन्हें मारने के लिए बीच में इन पर पेस्टिसाइड्स भी छोड़े गए थे, जिसने एक बड़ी संख्या खत्म कर दी थी। लेकिन बाद में जब ये बात सामने आई कि पेस्ट से ह्यूमन में कैंसर फैलता है, तो इन पेस्ट का इस्तेमाल मेंढकों पर बंद कर दिया गया और उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया। ऐसा इसलिए भी क्योंकि इनको मारने का कोई दूसरा तरीका अभी तक ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट नहीं ढूंढ पाई है। अभी के लिए केवल उनकी आबादी और लोकेशन को केवल ऑस्ट्रेलियन सरकार मॉनिटर कर दी है और कहीं ना कहीं इन्हें रोकने में वो नाकामयाब रही है। ऐसी ही जंग ऑस्ट्रेलियन आर्मी एमू बर्ड से भी हार गई थी और कमाल है कि इनके इन्वेजन का साल भी 1930s के करीब था, जब इनकी आबादी अचानक ही ऑस्ट्रेलिया में बढ़ गई थी। दरअसल एमू खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाली 5 से 6 फीट लंबी बर्ड है, जो हर साल खाने और पीने की तलाश में ये एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती रहती है। अब कई साल पहले हुआ ये था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमिक हालत काफी खराब थी। ग्रेट डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम पूरे देश में थी। यही देखते हुए तब सरकार ने किसानों को वीट की खेती करने को कहा और किसानों ने ऐसा ही किया। लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब वायदा करने के बाद भी तय किए गए रेट्स पर सरकार ने वीट खरीदने से मना कर दिया। इस वक्त किसानों ने अपनी फसल नहीं काटी और सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे और इसी का रिजल्ट ये निकला कि एमू इन फसलों को खाने के लिए पहुंच गए। ऑस्ट्रेलिया में तब एमूज का ब्रीडिंग सीजन खत्म हुआ था और खाना पीने की तलाश में वो खेतों तक पहुंच गए। उस साल लगभग 20,000 से भी ज्यादा एमू ने किसानों की फसलों को खाना शुरू किया। ऐसे में जब किसानों के खेत खाली हो गए और उन्हें नुकसान होने लगा, तो उन्होंने हाथों में बंदूक उठा ली। सरकार ने भी इन्हें मारने तक का ऑर्डर दे दिया और इनके खिलाफ कई मिलिट्री कैंपेन्स तक चलाए गए। इसमें कई कैंपेन्स फेल भी हुए, लेकिन एमू की एक बड़ी आबादी को मारा गया। कई बार तो उनसे लड़ने के लिए टैंक्स, गोला बारूद तक का इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन उन्हें मारना या भगाना आसान नहीं था। इस वॉर की शुरुआत में एडवांस वेपन्स के साथ भी ट्रेन्ड मिलिट्री को जीत नहीं मिल पाई थी। केवल 20,000 एमू ही ऑस्ट्रेलियन सरकार और मिलिट्री को हिलाने के लिए काफी थी, और होती भी क्यों ना, क्योंकि इन पक्षियों की स्पीड बहुत तेज थी। ये उड़ना तो नहीं जानते थे, लेकिन इंटेलिजेंट होने की वजह से ये पहले ही आर्मी की स्ट्रैटेजी को समझ जाते थे और झुंड में बंटकर उनकी प्लानिंग को धाराशायी कर देते थे। हालांकि पहली वॉर में हार के बाद 2 और तीसरी वॉर में मिलिट्री को सफलता जरूर मिली, लेकिन इस पर लगने वाले टाइम और पक्षियों की अहमियत को समझते हुए उन्हें फिर से ये लड़ाई बंद करनी पड़ी। आखिरकार किसानों को ही अपनी खेती छोड़कर वहां से भागना पड़ा और ऑस्ट्रेलिया जानवरों के खिलाफ इस लड़ाई में भी हार गया। आज आलम यह है कि इस देश में 6 से 7 लाख एमू हैं और ये वहां आराम की जिंदगी काट रहे हैं। रैबिट्स, एमू और टोड्स के अलावा आंकड़े बताते हैं कि धीरे धीरे चूहों की संख्या भी ऑस्ट्रेलिया में बढ़ रही है और ये उनके लिए एक बड़ा सरदर्द बन गया है। दरअसल यहाँ के ईस्टर्न हिस्से में बार बार पड़े सूखे और बाढ़ ने ऐसा क्लाइमेट बनाया है जो चूहों की ब्रीडिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। और अब कहा जा रहा है कि वो दिन भी दूर नहीं जब ऑस्ट्रेलिया को चूहों से भी बचाने के लिए सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे। अब ये तो केवल भविष्य ही बताएगा कि अगर फिर से ऑस्ट्रेलिया ने चूहों के खिलाफ जंग की तो कौन जीतेगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि यहाँ भी उन्हें शिकस्त ही मिल सकती है। इसी के साथ आपका इस पर क्या कहना है और ऑस्ट्रेलिया की इस कंडीशन को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम आपसे लेते हैं विदा। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।